नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी सीखने के लिए जो शिक्षण सिद्धांत होते हैं वो कौन कौन से हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ऑफिशियल सिलेबस को डिस्कस किया था, जिसमें जो आपके सिलेबस के महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो किस प्रकार से हम पढ़ेंगे उस पर हमने चर्चा की है। और साथ ही में प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग का पहला जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, इसको हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। तो आप पहले वो वीडियो देखिए जिसमें आपको ये चीज़ समझा दी गई है और उसके बाद आप इस वीडियो को शुरू कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण अगले सिद्धांत को पढ़कर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। अब देखिए, ग्रेडेशन का मतलब होता है पदक्रम, उन्नयन, श्रेणीकरण। जब भी हमें पढ़ाना होता है या पढ़ना होता है तो हमें मनोविज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि उन्नयन के हिसाब से, पदक्रम के हिसाब से या श्रेणी क्रम के हिसाब से पढ़ना चाहिए। अब ये श्रेणी क्रम उन्नयन क्या होता है? जैसे मैं बात करूं कि पढ़ाई की शुरुआत कीजिए सरल कॉन्सेप्ट से और फिर उसको आगे ले जाकर कठिन तक लेके जाइए। तो सरल से कठिन की ओर जब हम बढ़ते हैं तो ये एक श्रेणी है, सरल से कठिन की ओर उन्नयन है, और हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सरलता से जब कठिनता की ओर बढ़ेंगे तो ये जो चीज़ होगी ना, इसे हम कहते हैं ग्रेडेशन। तो आप ऐसा समझिए कि यदि ग्रेडेशन का प्रश्न आएगा तो वहाँ सिंप्लीफाई किया जाएगा, सरल बनाया जाएगा सीखने वाली चीज़ों को। तो यहाँ हम कह रहे हैं मीनिंग ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मीनिंग, अर्थ क्या होता है? सिंप्लीफाई द लर्निंग मटेरियल। जो सीखने की सामग्री हैं, सीखने की चीज़ें हैं, उनको सिंप्लीफाई करना, सरल बनाना, ये अर्थ होता है ग्रेडेशन का। या फिर इसका दूसरा अर्थ हम ऐसे लिख सकते हैं, मेक इजी टू द मैटर। जो मैटर हैं उसको इजी बनाना ताकि आप उसे अच्छे से याद कर पाओ, ये है ग्रेडेशन। तो ग्रेडेशन का मतलब तो आप समझ गए होंगे। अब यदि हम ऐसी श्रेणी बनाए, ऐसा उन्नयन करें, ऐसा क्रम सेट करें जिससे पहले चीज़ें सरल लगे और फिर बाद में डिफ़िकल्ट या फिर थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स लगे। तो ये जो चीज़ें होती है कि जहाँ आप श्रेणीबद्ध तरीके से, क्रम से सीखते हो, सरल से कठिन की ओर या मनोवैज्ञानिक रूप से, यह होता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। अब इसके अंदर लर्निंग जो आइटम होते हैं, जो सीखने की चीज़ें होती हैं, उनको सेलेक्ट करके ग्रेडेड मैनर में जमाया जाना चाहिए। तो इसके अंदर कहा गया है सिलेक्टेड लर्निंग आइटम्स, जो हम पढ़ने के लिए सेलेक्ट करते हैं उन आइटम को ग्रेडेड मैनर में होना चाहिए। अब वो ग्रेडेड मैनर क्या है, वो श्रेणीबद्ध सही तरीका क्या है? तो पहला तो है इजी टू डिफिकल्ट। ऐसा मैटर होना चाहिए जो सरल से कठिन की ओर पढ़ाया गया हो। दूसरी बात, ज्ञात से अज्ञात, बोले तो नोन टू अननोन होना चाहिए। तीसरी बात, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। चीज़ें ऐसी होगी जो पहले सरलता से शुरू की जाएगी पढ़ाते वक्त और फिर बाद में थोड़ा सा उसका डिफिकल्टी लेवल या कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसमें बढ़ाई जाएगी। फिर अगला है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देखो, कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त। जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से, भौतिक रूप से दिखाई देती हैं, पहले आप उनका एग्जाम्पल्स दीजिए और फिर बाद में जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, काल्पनिक हैं, जो विचार में आती हैं, उन चीज़ों को आप बाद में पढ़ाएं। तो पहले कॉन्क्रीट फिर एब्स्ट्रैक्ट, ये चीज़ें ऐसी होना चाहिए। तो ये जो होता है ग्रेडेड मैनर है, साइकोलॉजिकल एक मैनर होता है जिसमें चीज़ों को सिखाया जाता है। तो आप वापस याद कीजिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन क्या है। ये इजी बनाना होता है मैटर को, और इसके लिए हम साइकोलॉजिकल जो है ऑर्डर तैयार करते हैं, जो इजी टू डिफिकल्ट हो, नॉन टू अननोन हो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हो। इस प्रकार की चीज़ें होगी। अब हम आगे इस पे और चर्चा कर लेते हैं। अब ग्रेडेशन से क्या फायदा होता है इसको समझते हैं, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेडेशन क्या है। तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये सिंप्लीफाई कर देता है, सरल बना देता है लर्निंग मटेरियल को, सीखने की चीजों को। दूसरी बात क्या है? इट मेक्स द टीचिंग एंड लर्निंग इजी एंड इफेक्टिव। जब हम ग्रेडेशन का प्रयोग करते हुए सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो जो हमारी टीचिंग, शिक्षण और जो सीखना होता है वह आसान बन जाता है और प्रभावी बन जाता है। सीखना आसान हो जाएगा और प्रभावी रूप से सीखा जाएगा। अगली बात है, इट मेक्स द टीचिंग साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक, यानी कि
शिक्षण को, जो हमारा शिक्षण का कार्य है, पढ़ाने का कार्य है, वह वैज्ञानिक भी हो जाएगा और क्रमबद्ध तरीके से हो जाएगा कि इसके बाद ये चीजें होगी। जैसे मैं क्रमबद्धता से पढ़ाने का जो है ट्राई करता हूँ। सबसे पहले आपने टॉपिक का नाम देखा, उसके बाद आपने समझा कि ग्रेडेशन क्या है, अर्थ को समझा, फिर उसके आपने ग्रेडेड मैनर को समझा कि ग्रेडेड मैनर क्या होता है। अब हम समझ रहे हैं कि ग्रेडेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम समझेंगे कि ग्रेडेशन के अंदर कौन कौन सी ग्रुपिंग होती है। तो ये जो ग्रुपिंग, इंपॉर्टेंस, मैनर या जो मीनिंग होता है, ये क्या है? ये हमारा है सिस्टमेटिक अप्रोच कि हम क्रमबद्ध तरीके से चीजों तक पहुंच रहे हैं, सीख रहे हैं। अगला हमारे पास है, इट इज डन थ्रू ग्रुपिंग द वर्ड्स और फ्रेजेस। जो वाक्यांश या जो शब्द हैं, इनकी हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग का मतलब एक साथ यूज करते हैं या एक जैसे शब्दों को यूज करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से, साउंड के हिसाब से। तो ये जो चीजें होगी इनको कहते हैं ग्रुपिंग। और ये ग्रुपिंग हमारे पास 4 टाइप की हैं। जब हम ग्रेडेशन यूज करते हैं तो यहाँ ग्रुपिंग आती है। जैसे मैं बात करूं फोनोलॉजिकल ग्रुपिंग। फोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि श्रवण समानता शब्द, यानी एक ऐसा शब्दों का समूह रहेगा, ग्रुपिंग रहेगी, जिसमें ऐसे वर्ड्स यूज किए जाएंगे जो सिमिलर साउंडिंग या सिमिलर साउंड करते हो, यानी एक जैसी ध्वनि प्रोड्यूस करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको एक ग्रुप में रख रहे हैं। तो ये फोनोलॉजिकल ग्रुपिंग कहलाती है। ग्रुपिंग में क्या होगा कि जैसे यहाँ देखिए हाइट, टाइट, ब्राइट, तो सिमिलर साउंड कर रहे हैं, यानी कि समान रूप से ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप बनता है वर्ड्स का, जिसमें एक सिमिलर साउंड दूसरी सिमिलर साउंड के साथ रखी जा रही है, तो यही फोनोलॉजिकल ग्रुप होता है। अब दूसरी ग्रुपिंग को समझते हैं। दूसरी ग्रुप है सिमेंटिक ग्रुपिंग। सिमेंटिक ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि सिमिलर इन मीनिंग और यूज, अर्थ के हिसाब से या उपयोग के हिसाब से चीजों चीजों को समान रूप से करके एक जगह रखा जाएगा। तो यदि कोई चीज अर्थ में या उपयोग के हिसाब से एक जैसी हो, तो उनको हम अगर हम एक जगह रख रहे हैं तो वो ग्रुपिंग कहलाएगी सिमेंटिक ग्रुप, यानी अर्थ के हिसाब से चीजों को रखा जा रहा है। पहला था फोनोलॉजिकल, जिसमें सिमिलर साउंड था इसलिए हम उनको साथ रख रहे थे। और दूसरा है सिमेंटिक, इसमें क्या होता है कि अर्थ एक जैसा होता है, मीनिंग एक जैसा होता है, उस इसलिए हम इस चीजों को यहाँ रखते हैं। फिर इसमें है जैसे कि स्टूल, चेयर, टेबल, बेंच, ये जो होते हैं, ये इसलिए हम इसको यहाँ एक साथ रख रहे हैं क्योंकि यूज टू सिट ऑन, ये बैठने के लिए काम में ली जाती हैं। तो ये सभी बैठने के लिए काम में ली जाने वाली चीजें हैं। तो इन सभी को एक ही ग्रुप में रखा जा रहा है, स्टूल हो, चेयर हो, टेबल हो, बेंच हो। तो ये सीमेंटिक ग्रुपिंग है, जहाँ हम वर्ड्स को इसलिए ग्रुप टुगेदर, मतलब साथ में एक साथ रखते हैं ग्रुप में, क्योंकि वो सिमिलर मीनिंग होती हैं या सिमिलर टू यूज होती हैं। सिमिलर इन मीनिंग जो अर्थ के हिसाब से हैं, और सिमिलर इन यूज यूज में हिसाब से होगी। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगला आप देखते हैं ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। अभी ग्रामेटिकल ग्रुपिंग का मतलब क्या होगा कि जो आपको फ्रेजेस, मतलब वाक्यांश या जो वर्ड्स दिए जाएंगे, वो ग्रामर के यूज के हिसाब से एक जैसे होंगे। तो यहां हमने लिखा है मेकिंग ग्रुप्स बेस्ड ऑन द ग्रामर ऑफ द वर्ड्स। ग्रामर के हिसाब से उनको वर्ड्स को एक जगह यूज किया गया है। जैसे ही इज अ बॉय, सी इज अ गर्ल, तो यहाँ यूज ऑफ इज किया गया है, यानी कि इज का सही प्रकार से प्रयोग करना आपको बताया गया है। तो इज का दो अलग अलग वाक्यों में ग्रामर के अंदर एक जैसे रूप में प्रयोग करके बताया गया है। तो ये हमारे पास ग्रामेटिकल ग्रुपिंग हो चुकी है। अगला है लेक्सिकल ग्रुपिंग। अब देखो लेक्सिकल का मतलब ये है कि अगर हम किसी सिचुएशन के हिसाब से, किसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीजों को एक साथ रखते हैं ग्रुप में, तो वह लेक्सिकल ग्रुपिंग होती है। जैसे क्लास, पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, बोर्ड, बुक। अब आपको सब पता है कि क्लास, पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, बुक वगैरह कहाँ यूज होती है? क्लासरूम में। तो क्लासरूम की सिचुएशन को समझाने के लिए हमने क्लासरूम की सभी चीजों को एक जगह एक ग्रुप में लिया है। तो यह लेक्सिकल ग्रुपिंग है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो यहाँ ग्रुपिंग होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और ग्रामेटिकल ग्रुपिंग में ग्रामर के सिचुएशन के हिसाब से चीजें होती हैं।
सीमेंटिंग में मीनिंग के हिसाब से होती हैं, फोनोलॉजिकल में सिमिलर साउंड के हिसाब से होती है। तो ये ग्रुपिंग चलती हैं आपके ग्रेडेशन वाले सिद्धांत में। तो आई होप आपने यह दूसरा सिद्धांत समझ लिया होगा, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। तो आपको जब मैं इसके प्रश्न करवाऊंगा, इसके टॉपिक के खत्म हो जाने के बाद एमसीक्यू भी हम जो है साथ के साथ ही देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि पहले आप समझ लीजिए, ताकि जब आप एमसीक्यू तक पहुंचे तब आपका एक बेस तैयार हो, आप एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ वहां पहुंचे। अब बढ़ते हैं अगले सिद्धांत के ऊपर, जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, या इसे हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर, प्राकृतिक क्रम का सिद्धांत या सही क्रम का सिद्धांत। अब आपको अच्छे से पता है, आपने बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है कि भाषा को सीखने के लिए 4 प्रकार के कौशल होते हैं, स्किल्स होती हैं, और उन स्किल्स का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है यूज करने के हिसाब से। तो यहाँ हमने लिखा है अ लैंग्वेज शुड बी टॉट इन प्रॉपर ऑर्डर विच इज LSRW। जो भाषा होती है उसको पढ़ाया जाना चाहिए एक प्रॉपर सही क्रम में, और वो सही क्रम होता है LSRW का। तो LSRW का मतलब होता है, एल का मतलब लिसनिंग बोले तो श्रवण, एस का मतलब होता है स्पीकिंग बोले तो वाचन, आर का मतलब होता है रीडिंग बोले तो पठन, और डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग बोले तो लेखन। तो सबसे पहले बालक श्रवण सीखेगा और उसके बाद वाचन करेगा, फिर पठन और फिर लेखन। तो लिसनिंग स्पीकिंग पहले होती है, फिर रीडिंग और राइटिंग बाद में करवाई जाती हैं। तो ये है एक प्रॉपर ऑर्डर। बट कई बार क्या होता है कि प्रश्न डायरेक्ट स्किल्स के बेस के हिसाब से या स्किल के नाम के हिसाब से पूछ लेता है, और वो 4 प्रश्न हैं कि प्राइमरी स्किल्स कौन कौन से होते हैं, सेकेंडरी स्किल्स कौन कौन से हैं, रिसेप्टिव कौन कौन से हैं, और प्रोडक्टिव कौन कौन से हैं। तो समझना शुरू करते हैं। जो कौशल शुरुआत में सीखे जाते हैं, जिनके बिना भाषा कुछ भी नहीं है, वो प्राइमरी स्किल्स कहलाते हैं, प्राथमिक कौशल कहलाते हैं। मतलब ये कंपलसरी है सीखना, इनके सीखे बिना आप लैंग्वेज लर्निंग की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो लैंग्वेज को लर्न करना है, सीखना है किसी भी एक नई भाषा को, तो हमें प्राइमरी स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करना है। बोले तो सुनने और बोलने पर फोकस करना है। तो सुनना और जो बोलना होता है, लिसनिंग और जो स्पीकिंग है, ये हमारे प्राइमरी स्किल्स होते हैं। और इनके अलावा जो 2 और स्किल्स बचे हुए हैं, उन्हें गौण कौशल या द्वितीय कौशल हम कहते हैं। अंग्रेजी में बोले तो सेकेंडरी स्किल्स इनको कहा जाता है, जिसके लिए अगर हम रीडिंग और राइटिंग की बात करें, RW की बात करें, तो ये तभी स्टार्ट हो सकते हैं जब इनके पहले L और S बोले तो लिसनिंग और स्पीकिंग हो चुकी हैं। मतलब रीडिंग और राइटिंग को गौण कौशल या द्वितीयक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके लिए उपरोक्त जो प्राइमरी स्किल्स हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग, वो होना जरूरी हैं। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्किल्स आप समझ गए होंगे। अब भाषा को ग्रहण करने या भाषा को उत्पादित करने के हिसाब से भी 2 कौशल होते हैं। बोले तो इनपुट और आउटपुट के हिसाब से 2 और स्किल्स हैं। यदि हम चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, अंदर की ओर ले रहे हैं, तो वो चीजें कहलाएगी रिसेप्टिव स्किल। जब हम सुनते हैं तो चीजें अंदर की ओर जाती हैं, जब हम पढ़ते हैं तो भी चीजें दिमाग में जा रही हैं। तो पढ़ना और सुनना, ये दोनों होते हैं रिसेप्टिव स्किल्स, बोले तो ग्राह्य कौशल, इनपुट। और आउटपुट की मैं बात करूं तो प्रोडक्टिव स्किल निकलेगी। प्रोडक्टिव का मतलब क्या होगा कि कुछ ना कुछ उत्पादित किया जा रहा है, कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है। तो कुछ प्रोड्यूस करना है तो या तो बोलकर करेंगे या फिर लिखकर। तो लिखकर और बोलकर भाषा की अभिव्यक्ति की जाती है, कुछ उत्पादित किया जाता है। तो प्रोडक्टिव स्किल आउटपुट के लिए हम 2 प्रकार की स्किल्स यूज करते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग। तो ये हमारा ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर या नेचुरल ऑर्डर हैं, ये समझ गए होंगे। अब देखिए, वैसे तो प्रॉपर ऑर्डर जो होता है वह LSRW है। ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी वैज्ञानिक हैं, ये जितने भी भाषाविद हैं, भाषाविद का मतलब जो लैंग्वेज को काफी अच्छे प्रकार से समझते हैं, उनके अकॉर्डिंग। बट मिस्टर ब्राइट और मारिया मोंटेसरी, इन दोनों के हिसाब से भाषाई कौशल का सही क्रम क्या है? LSWR, बोले तो लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। उन्होंने राइटिंग को पहले रखा है, रीडिंग को बाद में रखा है। तो ये चीज भी आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले सिद्धांत के ऊपर। और अगला सिद्धांत हिंदी में भी वैसे यूज होता है जैसे अंग्रेजी में यूज हो रहा है। अगर आप ये जो सिद्धांत मैं आपको अंग्रेजी में सिखा रहा हूं,
ये अंग्रेजी में सीख लेते हैं तो आप हिंदी में आप ये सिद्धांत नहीं पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी भी आपको मैं यही बता रहा हूँ। तो हिंदी और अंग्रेजी एक जगह से आप 2 सब्जेक्ट को तैयार कर पा रहे हो, हिंदी को भी और अंग्रेजी को भी। अगर मान लीजिए हिंदी में प्रश्न पूछे कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है, तो आपको जो मैं यहाँ हिंदी समझाऊँगा, वही आपको वहाँ यूज़ करनी है समझने के लिए। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का या अभिप्रेरणा का सिद्धांत। सबसे पहले तो ये प्रश्न आता है कि ये दिया किसने है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, तो बार बार पूछेगा कि बताइए हु इज द फाउंडर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, कौन है जो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन के फाउंडर हैं, जिन्होंने इसको जो है इसकी खोज की, इसको दिया है। तो इसको देने वाले हैं स्किनर। आपने स्किनर को साइकोलॉजी में अच्छे प्रकार से मनोविज्ञान में पढ़ा है। और स्किनर ये भी कहते हैं कि जो अभिप्रेरणा होती है वह अधिगम के लिए, सीखने के लिए सर्वोच्च राजमार्ग हैं। बोले तो अकॉर्डिंग टू स्किनर मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। सीखने के लिए सर्वोच्च राजमार्ग हैं। यानी कि अगर हमें कुछ सीखना है, अधिगम प्राप्त करना है, तो बिना मोटिवेशन के, बिना अभिप्रेरित हुए नहीं किया जा सकता है। तो ये स्किनर ने दिया है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। और मोटिवेशन सुपर हाईवे होता है लर्निंग के लिए। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे मैं बात करता हूं कि मोटिवेशन एक्चुअल में है क्या। मोटिवेशन जो है एक्चुअल में एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, मनोवैज्ञानिक कारक हैं। मनोवैज्ञानिक कारक मतलब जो आंतरिक रूप से और किसी बाह्य व्यक्ति से प्रेरित होकर दोनों रूप से प्रभावित करेगा, तो ये मनोवैज्ञानिक कारक होता है। आगे मैं बात करूं, मोटिवेशन इज द सोल ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सीखने सिखाने की या अधिगम और शिक्षण की जो प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम की जो प्रोसेस है, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, इसकी आत्मा है। यानी जब हमें सीखना या सिखाना हो तो हमें इस आत्मा, बोले तो मोटिवेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। आप यदि आज की क्लास देखने के लिए प्रेरित नहीं है, आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, तो आप क्यों इसको पढ़ेंगे। यदि आपका पेपर, आपका मोटिवेशन नहीं है, या आप नौकरी लगना चाहते हैं या आपका मोटिवेशन नहीं है, तो आप इस क्लास को क्या क्यों देख रहे हैं। तो इसलिए आपका मोटिवेशन है और उसको फुलफिल करने के लिए आप एक सोल का प्रयोग करें, आत्मा का प्रयोग कर रहे हैं सीखने सिखाने में, वो आत्मा है मोटिवेशन। आगे मैं बात करूं कि मोटिवेशन इज द प्री रेक्विजिट कंडीशन टू परफॉर्म अ टास्क। एक कार्य को करने के लिए जो पूर्व अपेक्षित स्थिति होती है कि व्यक्ति किस कंडीशन में होना चाहिए, ऐसी कंडीशन जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, परफॉर्म करने के लिए उसे मोटिवेट करे, आगे धकेले, उसको आगे बढ़ाए, तो वो क्या है, वो प्री रिक्विजिट जो पूर्व अपेक्षित मांग है, वो है मोटिवेशन। एक व्यक्ति तभी कार्य कर सकता है जब वह परफॉर्म करने के लिए एक ऐसी कंडीशन में हो जहां वह कार्य को अच्छे प्रकार से कर पाए। तो प्री रिक्विजिट कंडीशन होती है परफॉर्म अ टास्क, वो कहलाती है मोटिवेशन। आगे मैं बात करूं, इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग अ न्यू स्किल। अगर आपको कोई भी एक नई चीज सीखनी है, एक नया कौशल प्राप्त करना है, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण कारक होता है, और वो महत्वपूर्ण कारक है मोटिवेशन। बिना मोटिवेशन के कोई भी चीज सीखना लगभग असंभव है। आगे मैं बात करूं मोटिवेशन के बारे में। अब हम इतनी सारी चीजें आपको क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि पेपर में कोई सा भी वर्ड, कोई सी भी लाइन जो है कहीं से भी यूज की जा सकती है, इसलिए आप केवल अर्थ समझ कर जाइए। पेपर में आप घबराएंगे नहीं, तो ज्यादा अच्छे से समझ के जाएंगे तो पेपर में प्रश्न गलत होने की संभावना भी न के बराबर रहेगी। अब देखिए, एक डायलॉग हम पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो यहां हमने लिखा है, इफ अ चाइल्ड इज टू लर्न। अगर एक बालक को सीखना है, तो सीखने के लिए ही मस्ट बी मोटिवेटेड। उसको अभिप्रेरित रहना पड़ेगा, उसको अभिप्रेरित रहना अनिवार्य है। तो एक बच्चा तभी सीखेगा जब वह अप्रेरित रहेगा, अभिप्रेरित रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा। तो क्यों सीखता है, बिकॉज देखिए, स्टूडेंट कैन हिमसेल्फ लर्न। एक जो स्टूडेंट होता है वो स्वयं से भी सीख सकता है द लैंग्वेज, भाषा को। इफ, यदि ही इज मोटिवेटेड, वह अभिप्रेरित है। अगर बच्चा अभिप्रेरित है तो खुद से भी चीजों को, भाषाओं को सीख सकता है। बाय द टीचर टू लर्न द लैंग्वेज। अगर उसे भाषा को सीखना है तो टीचर के द्वारा उस बच्चे को मोटिवेटेड किया जाना आवश्यक है। तो यदि बच्चे को मोटिवेशन मिले, किससे, टीचर से, तो खुद भी सीख सकता है लैंग्वेज को। इसलिए
सीखने के लिए बच्चे के लिए आवश्यक है मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है टीचर। बिना टीचर के अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ तो सकते हैं, बट आप वो चीजें जो ग्रहण कर लेना चाहिए था, जितना आप में डेवलपमेंट होना चाहिए था, उतना नहीं होता है। तो अगर एक टीचर को आपको मोटिवेट करना है, स्टूडेंट को मोटिवेट करना है, तो उस टीचर को क्या करना होगा? तो एक टीचर को ये अनिवार्य रूप से करना ही होगा कि नंबर एक, वो एप्रिशिएट करेगा प्यूपिल को। प्यूपिल का मतलब जो स्टूडेंट हैं उसको, जो लर्नर हैं सीखने वाला उसको। तो एप्रिशिएट प्यूपिल्स एनी स्मॉल अचीवमेंट। जब भी शिक्षार्थी सीखने वाला छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करे तो उसकी प्रशंसा करना है, यानी एप्रिसिएशन उसका करना है। अगला है शेयरिंग इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ फेमस पीपल, यानी कि जो प्रेरणादायक कहानियां हैं महान व्यक्तियों की, प्रसिद्ध व्यक्तियों की, वो उसको बताइए ताकि वो अभिप्रेरित हो सके। अगला है गिव सम गुड रिमार्क इन हिज नोटबुक। जब वो अच्छा कार्य करता है तो उस पर अच्छी टिप्पणी लिखिए उसकी नोटबुक में, ताकि वह उस टिप्पणी से प्रेरित होकर अगली बार भी अच्छा काम कर सके। अगला है गिव रिवॉर्ड्स, उसको पुरस्कृत कीजिए, पुरस्कार दीजिए ऑन कंप्लीशन ऑफ अ टास्क। जब वो एक कार्य पूरा कर लें तो उसको रिवॉर्ड दीजिए। और रिवॉर्ड क्या देना है? पेन, पेंसिल, इरेजर, कोई कैंडी वगैरह, चॉकलेट वगैरह ऐसी दे दी, ताकि वह भले ही लालच है, पुरस्कार एक प्रकार का लालच है, परंतु पुरस्कार आपको मोटिवेट करता है सीखने के लिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन हो चुका है, जहाँ आपने ये समझ लिया है कि किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्री रेक्विजिट कंडीशन है वो मोटिवेशन है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर एक नई स्किल को सीखने के लिए, बिना इसके कोई भी बालक सीख नहीं पाता है। और ये एक सोल होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं। और ये सुपर हाईवे होता है लर्निंग का अकॉर्डिंग टू स्किनर। स्किनर ही जो हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन के देने वाले व्यक्ति हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन तो हो चुका है। अब इसी से रिलेटेड एक प्रिंसिपल और है मोटिवेशन से रिलेटेड, वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत। अगर आपकी रुचि नहीं है सीखने में तो आप क्यों आएंगे पढ़ने? तो ये भी है कि प्रत्येक बालक तभी चीजें सीखता है जब वह क्या करेगा? इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को करेगा। तो यहाँ लिखा है इट इज अ मेथड, ये एक ऐसा तरीका है दैट इंगेज, जो आपको इंगेज करता है, उत्साहित रखता है किसको? स्टूडेंट्स को। बाय कनेक्टिंग, उनको जोड़ते हुए, द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु से, टू दियर लाइव्स एंड एक्सपीरियंसेस, उनकी जिंदगी से और उनके अनुभव से बच्चों के विषय वस्तु को जोड़ते हुए जो उत्साहित रखने का कार्य करता है वो है इंटरेस्ट। आपने जिंदगी में जो जीवन का अनुभव लिया है, जो जिंदगी जी है, तो उसी से आपके विषय वस्तु को जोड़कर जो है आपको पढ़ाया जाए तो आप ज़्यादा अच्छे रूप से सीखोगे। इसका मतलब आपकी रुचि क्या है? आपकी रुचि है आपके जीवन में, आपके लिए गए अनुभवों में। तो उसी से अगर हम आपके विषय वस्तु को, सब्जेक्ट मैटर को कनेक्ट कर दे, ऐड कर दे, तो फिर आप ज़्यादा जो है इंटरेस्ट लेकर चीज़ों को सीखोगे। इसका मतलब क्या हुआ? टू क्रिएट इंटरेस्ट, टू क्रिएट इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमें क्या करना होगा? इन लर्निंग, सीखने के अंदर। तो टू क्रिएट इंटरेस्ट इन लर्निंग लैंग्वेज आइटम्स, हमें लर्निंग लैंग्वेज आइटम यानी लैंग्वेज के आइटम को सीखने के लिए, उनमें इंटरेस्ट लेने के लिए शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के मन के वृत्ति के हिसाब से या उनके रुचि के हिसाब से चीज़ों को सिलेक्ट करना चाहिए कि बच्चा किस सोच के अकॉर्डिंग जो है सीखता है, उस सोच के हिसाब से चीज़ों को, विषय वस्तु को, लैंग्वेज लर्निंग आइटम्स को बच्चों की रुचि और मनोवृत्ति कि वो किस प्रकार के नज़रिए के साथ हैं उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। अगर आप वैसा साइकोलॉजिकल फैक्टर बोले तो एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे मैटर को, तो ज़्यादा सीखेंगे। जैसे क्या होता है, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं आपके सिद्धांत का यूज कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। ये क्यों है? अगर आप रुचि के हिसाब से पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप बुक से पढ़ रहे थे या किसी ऐसे टीचर से पढ़ रहे थे जो थ्योरेटिकल तो समझा रहा था बट आपको ज़्यादा इंगेज नहीं कर पा रहा था, तो आप नहीं सीख रहे थे। बट इस टाइम क्या हो रहा है कि आप इंगेज ज़्यादा हो इस क्लास में, आप जो है उत्साहित हो सीखने के लिए, प्रेरित होकर मेरे पास यहाँ आए हो। तो आपके जो उत्साह का कार्य है वो इंटरेस्ट के माध्यम से होता है। और इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड ये साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, मोटिवेशन वगैरह, ताकि आपके मन के हिसाब से चीजें हो रही हैं। आगे हम इसमें एक दो चीजें और देखते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट के अंदर वो चीजें क्या हैं? लिंकिंग क्लासरूम टॉपिक्स, जो कक्षा में जो पढ़ाने के जो टॉपिक्स हैं, कक्षा के जो टॉपिक्स हैं उनको लिंक करना है, जोड़ना है। किससे जोड़ना है? टू रियल लाइफ सिचुएशन, वास्तविक जीवन के जो स्थितियां हैं उससे। बच्चे ने आसपास की जो कंडीशंस देखी हैं, सिचुएशन देखी हैं, उस सिचुएशन से आप चीजों को कनेक्ट कर दीजिए, बच्चा जल्दी सीखेगा। एंड एग्जाम्पल्स हेल्प स्टूडेंट सी द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग। मतलब जब आप रियल लाइफ सिचुएशंस यूज करोगे और उदाहरण दोगे तो ये बच्चों की सहायता करेगा, हेल्प करेगा उन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो देख सकें कि प्रैक्टिकल वैल्यू, वास्तविक रूप से जो प्रायोगिक रूप से जो वैल्यू हैं कि वो क्या सीख रहे हैं, ये चीज़ समझ में आएगी। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इसमें इसके लिए हम चार्ट, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड, मॉडल्स, ब्लैक बोर्ड, स्केचेज वगैरह और दृश्य सामग्री का ज़्यादा प्रयोग करना है। अगर हमें बच्चों का इंटरेस्ट ग्रैब करना है, आकर्षित करना है बच्चों को अपनी तरफ, तो इंटरेस्ट जो है इन चीज़ों के, दृश्य चीज़ों को देखकर लगाना पड़ेगा। और अगला सिद्धांत है, दो छोटे छोटे और सिद्धांत है। एक तो है इमिटेशन, अनुकरण का सिद्धांत, इसे नकल का सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा अपनी पूरी जिंदगी, मतलब जब 6 वर्ष का होता है तब से लेकर आज आप जो सीखोगे वो भी इमिटेशन है। क्यों? अगर आप मेरा इमिटेशन नहीं करोगे, जो मैं सिखा रहा हूँ उसका अनुकरण नहीं करोगे, तो आप पेपर में प्रश्न नहीं कर पाओगे। यानी कि इमिटेशन तो लाइफ लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। बट हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत में, अर्ली फेजेस में बालक ज्यादा इमिटेट करता है। अ चाइल्ड लर्न्स द लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन और कॉपिंग द स्पीच हियर्स। जो बालक सुनता है, जो उसने सुना है जिस बोली को, उस बोली को कॉपी करेगा या उसको नकल करेगा, उसको नकल करके ही, अनुकरण करके ही बच्चा सीखता है शुरुआत से ही। गुड स्पीच, एक अच्छी बोली, अच्छा भाषण, जनरली इज द रिजल्ट, वह एक परिणाम होता है इमिटेशन का, नकल का, ऑफ गुड प्रोनाउंसिएशन एंड वोकेबलरी। किसी से शब्दकोश अच्छा सुना है, अच्छे अच्छे बातें सुनी हैं, अच्छा आपने वाक्य ग्रहण किए हैं, तो आप एक अच्छा वक्ता बन पाओगे, अच्छी स्पीच दे पाओगे। अगला है इमिटेशन फॉलोड बाय इंटेंसिव प्रैक्टिस। जो आपका इमिटेशन होता है ना, मतलब ये जो नकल करना होता है, ये भी एक कला है। और ये कब कब आती है? जब आपने गहन अभ्यास कर रखा है, इतना गहनता से प्रैक्टिस कर रखी है कि आप आपके लिए वो चीजें हेल्प करेगी कि आप मास्टरी हासिल कर सकते हो भाषा के ऊपर। यानी किसी भाषा पर पकड़ तब बनाई जा सकती है, मास्टरी, महारत तब हासिल की जा सकती है जब आपने इंटेंसिव, गहन अभ्यास किया है इमिटेशन का, नकल का, अनुकरण करने का। इसमें है इमिटेशन और द इंटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ फ्रेजेस और सेंटेंस। जब वाक्यों का या जो वाक्यांश है, इनका जब हम गहन इमिटेट करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, तो ये हेल्प करता है एक लर्नर की फ्लुएंसी को भाषा के अंदर लाने के लिए। यानी कि एक भाषा को सीखने में या भाषा में धारा प्रवाहिता, फ्लुएंसी, अच्छे प्रकार से बोलने में जो चीज़ आवश्यक है वो है इंटेंसिव प्रैक्टिस, बोले तो इमिटेशन। अनुकरण के बिना आप धारा प्रवाह नहीं बोल सकते हो, धारा प्रवाह नहीं सीख सकते हो। आगे इसमें है इट इज द कॉन्सेप्ट, यह एक ऐसी उदाहरण है इमिटेशन दैट लर्निंग की, जो लर्निंग और स्किल के डेवलपमेंट में ऑब्जर्वेशन और कॉपी करके आपके व्यवहार को दूसरों के जैसा बनाने में मदद करता है। यानी दूसरों के व्यवहार को हम कॉपी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब हम ओकर अकर घटित होगा हमारे अंदर भी लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट। और ये इमिटेशन के माध्यम से होता है, क्योंकि हम कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, अवलोकन करके ही सीखते हैं और कौशल विकास करते हैं। और ये चीज़ें तभी घटित होती है जब हम अवलोकन करेंगे, कॉपी करेंगे। तो ये चीज़ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। और आज का हमारा इसमें लास्ट सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, मौखिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। ये मौखिक दृष्टिकोण का सिद्धांत ऐसा है कि अगर हम मौखिक रूप से अभ्यास करते हैं तो हमें भाषण देना अच्छे प्रकार से आ जाएगा। और ये भाषण देना अच्छे प्रकार से आ जाएगा तो इससे हमारी एक नींव तैयार होगी भाषा को सीखने के लिए। और भाषा के सीखने की नींव तैयार हो गई है तो हम अच्छे प्रकार से रीड कर पाएंगे और फिर राइट कर पाएंगे। यानी रीडिंग और राइटिंग के पहले हमें नींव तैयार करनी होती है ओरल प्रैक्टिस की, मौखिक रूप से अभ्यास करके लैंग्वेज पर, स्पीच पर महारत हासिल करने की। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमें ओरल अप्रोच लानी है
तो इसका कोर प्रिंसिपल, मुख्य सिद्धांत क्या है? स्पीच फर्स्ट, पहले मतलब बोली पर, अपनी वाणी पर, अपने भाषण पर सबसे पहले आपको कार्य करना पड़ेगा। अच्छे से सुनिए और फिर बोलिए, अच्छे से सुनिए फिर बोलिए। तो सुनना और बोलना जो है ये है स्पीच, और इस स्पीच पे आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छी प्रकार से रीड और राइट कर पाएंगे। और ये जो स्पीच होता है ये हमारे लिए बिल्ड करता है, बनाता है फाउंडेशन, एक न्यू को बनाता है। आगे मैं इसमें बात करूं, स्पीच बोले तो ओरल प्रैक्टिस, आपने सुन सुनकर बोलना सीख लिया है, तो ये जो प्रैक्टिस है आपकी स्पीच की, ये आपको मोटिवेट करती हैं सीखने के लिए। स्पीच मस्ट प्रिसीड रीडिंग एंड राइटिंग, तो सबसे पहले स्पीच, भाषण पहले होता है, पूर्व में होता है पठन और लेखन के। तो लिखने और पढ़ने से पहले क्या होता है? स्पीच होता है। बोले तो लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रोसेस होगी। लास्ट में हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू लेसन्स। जब भी हम पाठ का आरंभ करें, परिचय देवें, तो शुड बी ओरली, उसे हम मौखिक रूप से होना चाहिए। एज लर्निंग टू स्पीच अ लैंग्वेज, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भाषा को सीखना है, अगर हमें किसी भाषा को सीखना है, तो उस भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें मौखिक रूप से तैयार करवाना पड़ेगा एक पाठ को। तो एक पाठ के जब आरंभ किया जाए, तो उस पाठ के आरंभ में वो चीज़ मौखिक रूप से इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए, ताकि एक भाषा को अच्छी प्रकार से सीखा जाए। और ये एक ओरल जो लेसन होता है, ओरल इंट्रोडक्शन, यह हमेशा हेल्प करता है, हमेशा एक सबसे छोटा रास्ता होता है लर्निंग, सीखने के लिए, रीड और राइट, यानी पढ़ना और लिखना। इसको सीखने का जो सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा जो रास्ता है, वो है ओरली, बोले तो स्पीच का यूज करना, यानी कि बोलना और सुनना। यह पहले स्पीच को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप सबसे संक्षिप्त रूप से, सबसे छोटे रूप से रीड और राइट करना सीख जाएंगे। तो ये हमारे पास जो सिद्धांत है आज के पूरे होते हैं। अब देखिए, आपको पीडीएफ मिलेगी, किंतु आपको इसके बाद एक और वीडियो देखना है, जिसमें बचे हुए जो प्रिंसिपल हैं उनको पूरा करेंगे, और फिर एक साथ आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। तो आप ऐसा ना करें कि एक साथ अभी आधे आधे पढ़े, आप एक दो बार इसे देख लीजिए, ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए, और फिर आप इनको प्रिंट करा के अपने पास रखें और पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी।